गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 15, लेकिन आज हम लोग 2 दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल नहीं हो पाया था, क्योंकि कल भाई दूज थी, उससे पहले दिवाली थी। और आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और उसके बाद आप दोबारा से पढ़ाई के मोड में आ गए होंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जब सेलिब्रेशन वगैरह होती है ना, तो 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भर जो हैंगओवर जो होता है फेस्टिवल्स का, वो नहीं जा पाता है। तो भैया देखिए, 1-2 दिन बहुत होते हैं। दोबारा से आप यूपीएससी की स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर दूसरे लोग करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और एक दूसरे की कंपैरेटिव जो है स्ट्रेंथ यहाँ पे देखी जाती है। तो जल्दी से मोड में आए, और आज हम लोग 2 दिन का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें एक आधा आर्टिकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस से भी लिया हुआ है, तो उसको करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। एडिशनल आर्टिकल में भी आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल यहाँ पे ऐड किए गए हैं। मौका मिलेगा तो इसको हम लोग अगले कुछ दिनों में करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आप कंसिडर कर लीजिए कि ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मेंस। उसके अलावा म्यांमार से कुछ रिफ्यूजीज जो है इंडिया की तरफ आए हैं। इवन म्यांमार से कुछ सोल्जर्स भी वो इंडिया की तरफ आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कुछ लोकेशन बेस्ड टॉपिक आप ये देख सकते हो। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो रिफ्यूजीज माइग्रेंट से आ रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सॉरी यार, थोड़ा कफ है मुझे। जो क्राइसिस है म्यांमार के अंदर, ये मेंस के लिए ओवरऑल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जो आज पर्टिकुलर टॉपिक आया है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इसके बारे में बात करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे नजर आता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एक टेक्स्ट सेक्शन है काफी इंटरेस्टिंग सा। आपको देखने में लगा कि कोई कोई साईफाई मूवी चल रही है हॉलीवुड की, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आने वाले फ्यूचर में इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी, तो कहा जा रहा है कि भैया इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं है। एक ऐसी दुनिया आ जाएगी जहां पे सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा, रोबोट से होगा, मशीनों से होगा। तो उस सिनेरियो के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे आज के टेक्स्ट सेक्शन से। उसके अलावा ये वाला टॉपिक पुराना है तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। मिनी सोलर ग्रिड के बारे में बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम लोग एनडीसी की बात करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस की बात करते हैं। उस पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव बट वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ऑल्सो, खासकर अफ्रीका। तो ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना आपने, अच्छा टॉपिक है, मेंस के क्वेश्चन का पोटेंशियल यहाँ पे नजर आता है। चलिए जी। तो न्यूज़ में क्यों है ये टॉपिक, आज डार्क मैटर डार्क एनर्जी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक अपना लॉन्च किया था टेलीस्कोप, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप उसको बोलते हैं, और जिसने डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में कुछ नया ऑब्जर्वेशन किया है। बेसिकली ये जो टेलीस्कोप है इसका पूरा पर्पस ये है कि वो पूरे जो यूनिवर्स है हमारा, उसका एक 3 डायमेंशनल मैप वो हम लोग बनाएंगे। और जब आप 3 डायमेंशनल मैप बनाओगे यूनिवर्स का, तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे, वही सब सारी चीजें यूनिवर्स के अंदर होती हैं। तो यूनिवर्स में क्या होता है, यूनिवर्स में स्टार्स होते हैं, राइट, गैलेक्सीज होती हैं। यूनिवर्स के अंदर अलग अलग सोलर सिस्टम हो सकते हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स भी होते हैं, और भी बहुत कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, सब कुछ होता है। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग है वो होता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये होता है हमारे यूनिवर्स के अंदर। देखिए, दुनिया में जो चीज हम लोग देख सकते हैं, राइट, और जो चीजें हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो चीज आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते वो देख नहीं सकते। अब मान लो कोई बहुत दूर कोई स्टार है, उसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसे ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, या फिर स्पेशल टेलीस्कोप से देख सकते हैं। मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के द्वारा आप क्या देख सकते हो, क्या महसूस कर सकते हो, वो हमारे यूनिवर्स के अंदर आता है। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट देख सको। आप उसे टेलीस्कोप का यूज करते हो, फिर देखना तो अपनी आंखों से ही है ना, तो वो भी आप इंद्रियों का ही यूज होती है। मतलब आप जो मशीनें यूज करते हो, आपकी जो इंद्रियां होती हैं, सेंसेस होती हैं 5, उनको ही एनहेंस करते हो। कोई भी आपको चीज नजर आती है अपने आसपास, चाहे वो एनर्जी हो चाहे मैटर हो। अब जैसे मेरे हाथ में लैपटॉप है, राइट, तो ये एक मैटर हो गया। मैटर हो गया ना, आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर आपका, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, आपकी बॉडी में भी एनर्जी है, हर चीज के अंदर एनर्जी होती है। लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी होती है और कुछ मैटर ऐसा होता है जिसे हम लोग ना तो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ना उसको महसूस कर पा रहे हैं, ना उसको देख पा रहे हैं। और एडवांस से एडवांस जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, वो लोग भी उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं।
ये एक ऐसी एनर्जी और ऐसा मैटर है जो किसी की पकड़ में ही नहीं आता है, और इसीलिए इसका नाम रखा है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। इंटरेस्टिंगली, जो भी यूनिवर्स के बारे में हम लोग ने आज तक पढ़ा है या जाना है, देखा है, महसूस किया है, वो सिर्फ 5% है। 95% हमारा यूनिवर्स डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है। 27% डार्क मैटर, 68% डार्क एनर्जी, जिसे हम लोग कभी देख नहीं सकते। आज तक तो देखा नहीं है, फ्यूचर में तो देखो कुछ भी हो सकता है। ना तो हम लोगों ने इसको देखा है, ना ऑब्जर्व किया है, ना महसूस किया है, लेकिन हमें ये पता कि ये है, क्योंकि कुछ इनडायरेक्ट एप्लीकेशन की नजर आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताता चलूं, आपने एक चीज तो सुना होगा जब आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ा 11th स्टैंडर्ड का, कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज होती हैं, वो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। आपने ये तो सुना ही होगा। तो जैसे मान लीजिए गैलेक्सी ये है, गैलेक्सी गैलेक्सी गैलेक्सी, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसको हम लोग कहते हैं कि भैया हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। हमारा यूनिवर्स, ये हमें मिस्टर हबल ने बताया था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि जो गैलेक्सीज के बीच में स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन गैलेक्सीज खुद इंक्रीज नहीं हो रही हैं। अपने आप में गैलेक्सीज एक्सपेंड नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके बीच में स्पेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है जिसका नाम होता है ग्रेविटी। यस, ग्रेविटी का काम क्या होता है? ग्रेविटी चीजों को इनवर्ड पुल करती है, मतलब अट्रैक्ट करती है, अंदर की तरफ खींचती है। ये ग्रेविटी का मेन फंक्शन होता है, राइट। लेकिन अगर ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती है तो सारी गैलेक्सीज को भी आपस में अंदर की तरफ आना चाहिए। हमारा जो स्पेस है वो कम होना चाहिए, लेकिन स्पेस तो एक्सपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फोर्स भी है जो कि एंटी ग्रेविटी काम कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। वो उल्टा काम कर रहा है, जबकि ग्रेविटी अंदर की तरफ काम करती है। तो ये जो एंटी ग्रेविटी जो एक फोर्स है, एनर्जी है, इसे हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं, और इसी की वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सी जुड़ी हुई है, सोलर सिस्टम जुड़ा हुआ है, मैटर आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी वजह से एक्सपेंड कर रहा है। एंटी ग्रेविटी आप इसको बोल सकते हो, जिसे हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं। और डार्क एनर्जी थोड़ा बहुत डार्क मैटर में भी कन्वर्ट हुई है, जिसका आज तक हमें पता ही नहीं चला है क्या है भैया वो क्या नहीं है। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ पे। तो छोटी छोटी बेसिक चीजें मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे बता ही दी है। 95% यूनिवर्स जो है उससे मिलके बना है। डार्क मैटर इज अ कंप्लीटली इनविजिबल, देखिए लिखा है ना, इनविजिबल, और आज तक इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया है। इनडायरेक्टली कुछ ऑब्जर्वेशन नजर आती हैं, जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो ये एक हमारी हाइपोथेसिस है, अभी पता नहीं चला है। हम सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं कि क्योंकि गैलेक्सीज एक्सपेंड कर रही हैं, तो शायद इनके बीच में कुछ ऐसी एनर्जी होगी। ये हमारा अंदाजा है। इसने आज तक कभी भी किसी दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है। यहाँ से कोई लाइट भी नहीं निकलती है कि इसको हम लोग देख सकें, इसलिए ऑब्जर्व करना इसको इम्पॉसिबल है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है भाई, जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। तो डार्क एनर्जी कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 25 ईयर्स पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा जो है चीजें नजर आई, जब हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हुआ। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे, कि एक रिपल्सिव फोर्स है और एंटी ग्रेविटी फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचती है, ये उनको बाहर की तरफ खींचता है। उसके अलावा डार्क एनर्जी एक एक्सपेंशनरी इफेक्ट है, इससे लगातार एक्सपेंड होता है। अब चीज देखिए, एक सोचने की बात है, जब किसी चीज का एरिया एक्सपेंड होगा, वो बढ़ेगा वॉल्यूम में, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही होता है, क्योंकि मैटर जो होता है जैसे जैसे वो बड़े एरिया में जाएगा तो डेंसिटी कम होगी। अब मतलब सोचने की बात है, लॉजिक सी बात है। एक आपने क्या किया, आपने एक छोटा यहाँ पे बॉक्स लिया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आपने कुछ बॉल्स डाल दी, ठीक है। आपने मान लो इसके अंदर 10 बॉल डाली छोटी छोटी। अब आपने क्या किया, बड़ा बॉक्स लिया, उस बड़े बॉक्स के अंदर मैंने इन्हीं बॉल को डाला। तो सीधी सी बात है, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? पहले वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर कम स्पेस के अंदर 10 बॉल डाली हैं, इसमें ज्यादा स्पेस में सेम 10 बॉल डाली हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैटर अगर सेम है अंदर की तरफ, और अगर आप एरिया को इंक्रीज कर देते हो तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये लागू आपकी डार्क डार्क मैटर पे भी लागू होनी चाहिए।
लेकिन ऐसा है नहीं, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, उसके बावजूद भी डार्क मैटर की डेंसिटी कम नहीं हो रही है। तो ये डाइल्यूट नहीं होता है जैसे हमारा नॉर्मल स्पेस जो है डाइल्यूट होता है। तो इसकी खास प्रॉपर्टी है ये, आपको ध्यान देना है। तो इसकी डेंसिटी, मास वगैरह डिक्रीज नहीं होता है जब यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, जबकि यूजली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये स्पेस की प्रॉपर्टी है, ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, स्पेस की प्रॉपर्टी है। स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसने अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं होगा तो सारा यूनिवर्स विद इन सेकेंड एक दूसरे से जो है वो पुल इन हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो अगर यूनिवर्स को बैलेंस करना है तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैटर आपको डार्क मैटर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है। हालांकि इसके बारे में आप ग्रेविटेशनल वेव वगैरह वो सब पढ़ सकते हो, जो साइंस एंड टेक के परस्पेक्टिव से यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी गया है। चलिए अगले टॉपिक में बढ़े। 39 म्यांमार सोल्जर्स हु एंटर्ड मिजोरम सेंट बैक। और 2 दिन पहले एक दिन और टॉपिक आया था कि भाई कई हजार जो सिविलियंस हैं, नॉर्मल सिटीजन हैं म्यांमार से, वो मिजोरम और मणिपुर की तरफ जो है आए हैं। और ऐसा हुआ था कि 2 दिन पहले जब, क्योंकि म्यांमार में जो सिविल वॉर चल रहा है उसकी वजह से, तो यहाँ पे कुछ जगह हैं जहाँ पे म्यांमार आर्मी के बीच में और वहाँ पे जो चीन डिफेंस फोर्सेस हैं, जो कि प्रो डेमोक्रेसी हैं बेसिकली, उनके बीच में वहाँ पे वॉर चल रहा था। और जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ म्यांमार की आर्मी की कुछ टुकड़ियों के ऊपर हमला काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो वो इंडिया में एंट्री कर गए थे। तो कल हमारे देश वालों ने, हमारी डिफेंस फोर्सेस ने उनको प्यार मोहब्बत से वापस भेज दिया है। ठीक है, चलिए भैया आप यहाँ से चलिए। तो एक तो थोड़ा सा आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए ये है कि यहाँ पे ताऊ रिवर है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस रिवर का नाम है त्याऊ रिवर, TIAU। और आप यहाँ पे देखिए ये हमारे इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है, ये हमारे इंडियन स्टेट्स आप इधर से देख सकते हो। और त्याऊ रिवर के एक तरफ और दूसरी तरफ बेसिकली हमारा बॉर्डर भी बनाता है, ठीक है, काइंड ऑफ बॉर्डर बनाता है, हालांकि यहाँ तो म्यांमार की साइड में ही है। लेकिन अगर आप ट्राइबल सोशो कल्चर की बात करें तो बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे इधर से उधर रहती हैं। इनके कल्चर रिलेशन आपस में एक दूसरे के साथ हैं, हिस्टोरिकल रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है। तो ये लोग एक्चुअली इंडियन म्यांमार की बहुत ज़्यादा बाउंड्री को मानते नहीं है, क्योंकि दे आर सेम, बेसिकली सेम फैमिली है। अब यहाँ पे एक जो जगह आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, जोखावतर, ठीक है। जोखावतर ये एक मिजोरम में जो चम्फाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है बेसिकली। और ये त्याऊ रिवर के इस तरफ है। वहीं त्याऊ रिवर के दूसरी तरफ जो जगह है उसका नाम है जो है रिखावदार। ये आपने याद रखना है, ये मनिमार वाली साइड में टाउन है। इस टाउन के अंदर लड़ाई हो रही थी, और जिसकी वजह से कुछ मिलिट्री पर्सोनल, डिफेंस पर्सोनल जो है वो यहाँ पे आ गए। तो 2 दिन वहां पे रुके, उसके बाद उनको हम लोगों ने वापस भेज दिया। प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए त्याऊ रिवर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में रहा है। तो आपसे सिंपल सिंपल से सवाल पूछ सकता है, इन सिटीज को लेके भी सवाल पूछ सकता है, इनके बीच में कौन सी रिवर है। या फिर सीधा सा पूछ सकता है भैया त्याऊ रिवर अभी न्यूज में थी तो ये कहाँ पे है, तो ये है म्यांमार के अंदर, आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा क्याऊ रिवर एक 159 किलोमीटर की लॉन्ग रिवर है विच फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। याद रखोगे आप इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट लेटर मर्जेस विद द कलंदन रिवर, ठीक है, इसके साथ वो मर्ज हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। ये ड्रेनेज सिस्टम के परस्पेक्टिव से आप ज्योग्राफी से भी इसको करिए, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर दोनों को मिला के क्वेश्चन आएगा। तो ये थोड़ा आपने ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, सेंटर टू इनवाइट बिड्स फॉर 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स। बिड का मतलब क्या होता है, बिडिंग, है ना। तो ऐसा है कि भैया 20 क्रिटिकल मिनरल के ब्लॉक्स को सरकार अभी बिडिंग करने वाली है। जिसके अंदर कोई इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि अभी सारी बिडिंग वगैरह ऑनलाइन होती हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए। पिछले महीने सेंटर हैड अप्रूव्ड रॉयल्टी रेट्स ऑफ 3% फॉर ईच लिथियम एंड द नायोबियम, ये इंपॉर्टेंट है, नायोबियम, एंड 1% ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्रिटिकल मिनरल्स हैव बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द नेशनल सिक्योरिटी। ये क्या है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा क्या होता है ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। तो अभी सरकार ने पिछले महीने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स का, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कुछ टेंडर वगैरह दिया था कुछ कंपनीज को, जिसमें लिथियम आप देख ही सकते हो, और नायोबियम, ये भी इंपॉर्टेंट है नायोबियम।
और अभी कुछ नए माइंस का टेंडर सरकार अभी फ्यूचर में देगी। देखिए ये टॉपिक जो है वो पीआईबी में भी कवर हुआ था, और सरकार ने कुछ समय पहले 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट इशू की थी इंडिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पूछेगा आपसे एग्जाम में वो भी। 14 फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कॉपर, देख कॉपर भी यहाँ पे है, कोबाल्ट भी यहाँ पे है जी भैया, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है। नायोबियम जो भी न्यूज़ में है, क्योंकि पिछले महीने इसकी माइनिंग का टेंडर हम लोगों ने दे दिया है। निकल भी क्रिटिकल मिनरल में आता है, फॉस्फोरस भी आता है, पोटैश भी आता है, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। टेंटेनियम, और ये जो लिखा है ना यहाँ पे देखिए, ये लिखा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये देखिए REE मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं 30, इसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट की लिस्ट अलग से है। हमारे पास टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, 17। तो टोटल मिलाकर क्रिटिकल कितने हो गए? 47। लेकिन गवर्नमेंट ने जो लिस्ट इशू की है वो रेयर एलिमेंट को अलग से एक ही हेडिंग के अंदर डाला हुआ है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट बोल रही है भाई देयर आर 30, बट अगर एक्चुअली में आप उनको अलग से कंसिडर करो तो 47 हो जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे, तो ये भी बताऊंगा आपको क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये जो लिस्ट में आपको नजर आ रहा है ये एक पीरियोडिक टेबल होती है, और ये जो तीन आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आ रहे हैं, तो 14 + 3, तो ये टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट हमारे पास होते हैं। नाम आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, खासकर जो न्यूज में है। अब देखिए नाम से ही पता चलता है क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। जो ऐसी टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं, ऐसे फील्ड में यूज होती हैं जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर क्रिटिकल मिनरल्स हमारे पास नहीं होंगे तो हमारी जो सप्लाई चेन है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है भैया, वो खराब हो जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो खत्म होगा ही होगा, नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो जाएगा। इसलिए इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। लिस्ट आपको पता चल ही गया है, टीन, टेलेनियम एंड ऑल दैट। अब देखिए जरा, इसी के कैटेगरी आती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। 17 है टोटल हमारे पास, ठीक है, जिनमें से 15 आते हैं लेंथेनाइड्स के अंदर। तो ये जो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये वाली, इन्हें लेंथेनाइड्स बोलते हैं। तो ये एक ही फैमिली के पार्ट होते हैं, राइट। उसके अलावा दो हमारे पास होते हैं, स्कैंडियम और यूरेट्रियम। ये इस फैमिली से नहीं आती हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, तो इसलिए इसको भी हम लोगों ने इन्हीं कैटेगरी अंदर रखा हुआ है। कुछ लोग इसे रेयर अर्थ ऑक्साइड्स भी कहते हैं। तो अगर आप ये एग्जाम में वर्ड या टर्म आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट बोलिए, रेयर अर्थ ऑक्साइड्स बोले, एक ही बात है। लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। समेरियम, स्कैंडियम। अब से यहाँ पे देखिए जरा, जो इन्होंने बात की है आर्टिकल के अंदर, वो हम लोग होल्मियम, गैडोलिनियम, रिट्रियम, थूलियम, ठीक है, इनकी माइनिंग के टेंडर भी अभी देने ही वाले हैं। उसके अलावा जो नायोबियम यहाँ पे है, ये हम लोगों ने लास्ट मंथ टेंडर दे दिया था। तो ये कुछ के नाम तो आपको याद रखने चाहिए। अगर आप रख सकते हो तो सबका नाम याद रखें एग्जाम में। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा तो इनके नाम से लिस्ट वो दे सकता है। और इस तरह के एलिमेंट्स के नाम देना, पोल्यूटेंट्स के नाम देना, यूपीएससी काफी सवाल यहाँ से पूछता है। तो स्कैंडियम एंड रिट्रीरियम दे। आपसे यह भी याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट फ्रॉम द फैमिली ऑफ लेंथेनाइड्स। केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो जो 15 लेंथेनाइड है रेयर एलिमेंट के अंदर, उसके अंदर स्कैंडियम रिट्रीरियम नहीं आता है। आपने याद रखना है एग्जाम के लिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द लेंथेनाइड फैमिली। ऐसे सवाल पूछेगा आपसे। ऐसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आपको स्कैंडियम रेट्रियम याद रखना है, क्योंकि इस फैमिली से नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से इसको यहाँ पे डाला गया। अब हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए कुछ लोगों का कहना, सोचना ऐसा है कि जो रेयर का मतलब ये है कि वही अर्थ में बहुत कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है। बेसिकली रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो डिस्कवरी है वो 17th 18th सेंचुरी में हो गई थी, और उस समय ये बहुत कम जगह पे पाए जाते थे, और इनको एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो तो दुनिया के पास अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए इनको रेयर कहा जाने लगा, और वो टर्म आज भी हमारे दिमाग में बैठ गई है। आज भी हम इसको रेयर बोलते हैं। रेयर का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया में बहुत कम जगह पाए जाते हैं। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट तो ऐसे होते हैं जो बहुत अबंडेंस में पाए जाते हैं, जैसे कॉपर।
वो भी एक क्रिटिकल मिनरल ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है दुनिया में। तो इसका मतलब ये नहीं होता है। हाँ, आज भी ये बात माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि मोस्टली जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, वो एक ही रॉक के अंदर पाए जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड होते हैं। उनको उस मिक्सचर से निकालना थोड़ा महँगा होता है, टफ टेक्नोलॉजी होती है, हर कंट्री के पास नहीं होती है। लेकिन ये मत समझना कि रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत रेयर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, निकालने की टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी टफ होती है और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और अनफॉर्चुनेटली दुनिया की 70 से 80% जो रेयर अर्थ एलिमेंट की जो सप्लाई है वो चाइना से आ रही है। तो जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रही है, तो चाइना की वजह से और थोड़ा-सा घबराए हुए हैं लोग कि भई चाइना ने अगर मना कर दिया तो कैसे काम चलेगा। तो इनके यूज़ थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि एप्लीकेशन यूपीएससी सवाल पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है? लैंथेनियम देखिए नाइट विज़न गॉगल्स के लिए यूज़ होता है, खासकर डिफेंस फोर्सेस में जो नाइट विज़न कैमरा होते हैं या जो वो सब गॉगल्स होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद लेज़र रेंज फाइंडर्स, गाइडेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए जो है नियोडियम का यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर वगैरह के लिए हम लोग जो फाइबर ऑप्टिक डेटा ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट वगैरह में बहुत यूज़ करते हैं इसको हम लोग। एरेबियम जो हमारी फाइबर केबल्स वगैरह होती है काफ़ी यूज़ करते हैं। ये देखिए डिफेंस पर्पज़ में जो प्रिसिजन गाइडेड वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे हम सोमेरियम का यूज़ करते हैं। लाइट वेट मैग्नेट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, ऑटोमोटिव कैटलिस्ट वगैरह में, क्लीन डीज़ल, ऑयल रिफाइनरी जो साइलेंसर होते हैं हमारी गाड़ियों के, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। राइट? उसके अलावा टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन्स, प्लाज़्मा, सीआरटी, ऑप्टिकल लेंसेज़ वगैरह में हम लोग इस पाउडर का यूज़ करते हैं। जो लेंसेज़ वगैरह होते हैं, जो टीवी, कंप्यूटर वगैरह में हम लोग ग्लास एडिटिव का यूज़ भी करते हैं। सेरेमिक्स में हम लोग मिलिट्री यूज़ में इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे हैं। थोड़ा-थोड़ा इसको आप देख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो दिमाग में रहेगा। रट्टा बहुत ज़्यादा नहीं मारना है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया डेफ़िनिटली आपको होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए। द इकोनॉमी ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट वर्क। भई एक ऐसा समय आएगा दुनिया में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबके काम को रिप्लेस कर देगी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बेसिकली अभी 2-4 दिन पहले क्या हुआ, यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जो ऋषि सुनक जी और इलोन मस्क को आपको पता ही है, वो आपस में एक-दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे। उसमें इलोन मस्क ने ये कहा कि आने वाले समय ऐसा आएगा जब एआई वुड सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल ह्यूमन लेबर। और ये सब फिजिकल लेबर की बात नहीं कर रहे हैं भाई, ये कॉग्निटिव वर्क की भी बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव मतलब जो दिमाग से होता है, जो सोचने से होता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। ह्यूमन लेबर तो बहुत समय से रिप्लेस हो रही है। रोबोट्स, खेत में ट्रैक्टर यूज़ होते हैं, कंबाइन यूज़ होती हैं, हर जगह मशीनें यूज़ होती हैं। तो ह्यूमन लेबर को तो रिप्लेस किया ही जा रहा है। सोचने वाली चीज़ों को भी, जैसे आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है, राइट? कोई पॉलिसी बनानी है, कोई कोडिंग आपने करनी है, वो सब काम सोचने वाले भी, कोई डिज़ाइनिंग करनी है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होने लगेंगे। अभी हमें शायद इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, या फिर हमें लगता है कि बहुत आगे होगा ये 100, 150, 200 साल में होगा। लेकिन इलोन मस्क क्योंकि इसी फील्ड में है, तो शायद इनको ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि वो उसका पोटेंशियल देख चुके हैं उस चीज़ का। हमें तो ये नहीं समझ में आएगा जब तक वो एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। लेकिन क्योंकि ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो शायद इनको आइडिया होगा भई यार एआई कितना पावरफुल हो सकता है। क्या-क्या कर सकते हैं एआई? बहुत कुछ कर सकता है। एक ह्यूमन ब्रेन से फास्ट, ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा काम कर सकता है, खासकर कुछ एप्लीकेशंस में। हालाँकि अभी तक एआई के पास इमोशंस वगैरह नहीं है, जो एक ह्यूमन का फ़िलहाल खास फैक्टर है। लेकिन मेबी फ्यूचर में वो लोग उस चीज़ को भी समझ सकें, तो एआई कामों को रिप्लेस करेगा। अब बात ऐसी है कि फ्यूचर में हम लोग अगर बात करें, तो इंसानों को काम तो नहीं करना है, काम तो सारा मशीनें करेंगी। तो क्या हमें काम करना ज़रूरी है? सवाल ये भी तो उठता है ना। भई अगर काम किए बिना सब कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको खाना मिल रहा है, आपको छत मिल रही है, सब कुछ आपको मिल ही रहा है, तो काम करने की ज़रूरत क्या है? इसमें 2 लोगों को कोट किया गया है इस आर्टिकल में। पहला किया गया है जॉन मेनार्ड कीन्स, ये आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, और कार्ल मार्क्स के बारे में तो सुना ही होगा ऑफ कोर्स। तो मेनार्ड कीन्स का ये कहना है कि देखिए भई, जो काम है ना, वो एक बहुत डल चीज़ है। काम करने से कोई मज़ा नहीं आता है, काम करने से कोई खुश नहीं होता है। उन्होंने ऐसा कहा, और उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट होता है, जो सरकारें होती हैं, उनको वेलफेयर इंक्रीज़ करना चाहिए। वेलफेयर करेंगे तो लोगों को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको खाना मिल रहा है, आपको घर मिल रही है, छत मिल रही है आपको एजुकेशन भी फ्री में मिल रही है बैठे-बैठे।
क्या करने की जरूरत है काम, मत करिए, इन्होंने ऐसा कहा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे कैपिटलिज्म में आने वाले समय में, उसकी वजह से जो वर्किंग आवर्स है वो रिड्यूस होंगे, और ऐसा हो भी रहा है। एक ज़माना हुआ करता था लोग 12 घंटे काम किया करते थे दिन में, फिर लोग 10 घंटे काम करने लगे, फिर रूल बन गया कि भैया 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा। अभी तो अगर कुछ वेस्टर्न कंट्री में जाएँ, लोग दिन में 4 से 5 घंटे ही काम करते हैं, और हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करते हैं। 3 दिन की तो छुट्टी होती है। तो जैसे-जैसे मशीनें बढ़ी, वैसे-वैसे इंसानों का काम रिप्लेस होने लगा, हमारे वर्किंग आवर्स कम होने लगे, और आपके पास फ्री टाइम होता है। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी हॉबी परस्यू करिए, जो मर्ज़ी करना आप करिए, क्या दिक्कत है? मशीनें हमारी हेल्प के लिए ही तो है ना, हमसे कॉम्पीट थोड़ी ना कर रही हैं, हमारी हेल्प के लिए है। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्री में अप्लाई होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई होता है। इंडिया में फिलहाल ये अप्लाई नहीं है, क्योंकि हमारे में तो पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, और हम लोग इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी नहीं है। बट स्टिल धीरे-धीरे चीज़ें यहाँ भी आएँगी, आ भी रही हैं। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन आएँगी यहाँ पे भी। वहीं कार्ल मार्क्स का कहना कुछ और है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि देखिए भई, जो ह्यूमन लाइफ़ है, जो एक ज़िंदगी हमारी है, अगर आप इसमें काम नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ़ का कोई मीनिंग नहीं है। काम आप सिर्फ़ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं करते हो, अपनी लाइफ़ को मीनिंग देने के लिए भी काम करते हो। इनका ये कहना है। और इनका ये कहना है कि जो कैपिटलिज़्म अभी दुनिया भर में चल रहा है, इसमें जो लेबर होती हैं, वो जो काम करते हैं, उसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो मालिक होते हैं, क्योंकि वो तो प्रॉफ़िट बनाते हैं। काम किया किसने? काम किया लेबर ने, फ़ायदा किसने उठाया? मालिक ने उठाया। हालाँकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि जो लेबर होती हैं भाई, उनको भी तो सैलरी मिलता ही है ना, राइट? और हमेशा दुनिया में ऐसा तो नहीं कि 2 ही तरह के लोग होते हैं, काम करने वाले और पैसा कमाने वाले, मिडल क्लास भी तो होती है ना, तो वो यहाँ पे इग्नोर की गई है। और बेसिकली कार्ल मार्क्स की जो पूरी थ्योरी है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि कार्ल मार्क्स ने जो है मिडल क्लास को पूरी तरह से इग्नोर किया है। उनका सिर्फ ये कहना था कि 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक हैव होती है, एक हैव नॉट्स होते हैं, बट हालाँकि ऐसा पूरी तरह से नहीं है। बट स्टिल कार्ल मार्क्स का कहना है कि भैया लोगों को काम करना चाहिए। काम करना कोई डल काम नहीं है, काम करना कोई बोरिंग काम नहीं है, आपकी ज़िंदगी को मीनिंग प्रोवाइड करवाता है। इनका ये कहना था। अब दोनों के विचार ऑफ कोर्स यहाँ पे अलग-अलग हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले समय में? अब आप जो कीन्स हैं, जिन्होंने कहा भैया वेलफेयर बढ़ाइए, काम करने की क्या ज़रूरत है? आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आदमी अगर काम पे नहीं जाएगा, तो घर से बाहर कैसे निकलेगा? घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आपका सोशल नेटवर्क नहीं बनेगा। आप किसी से बोलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे, रिश्तेदार नहीं बनेंगे, यार दोस्त नहीं बनेंगे, तो क्या ज़िंदगी बड़ी बोरिंग हो जाएगी ना यार, उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप कार्ल मार्क्स को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का पर्पस सिर्फ़ काम करना ही तो नहीं है, कि दिन भर पूरी ज़िंदगी दिहाड़ी करनी है, उसको लेज़र वर्क टाइम भी चाहिए, अपनी हॉबीज़ भी परस्यू करनी है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है। तो सिर्फ़ काम-काम करते रहोगे तो फिर वो चीज़ें कैसे करोगे? तो दोनों की इम्पोर्टेंस यहाँ पे नज़र आती है। आप थोड़ा काम करिए, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, तो बीच का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इतना कुछ आगे बढ़ जाएगी, और वो हमारे ह्यूमन कामों को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी, तब क्या होगा? क्योंकि फिलहाल जो करंट कैपिटलिस्ट जो सिस्टम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें तो ये लागू नहीं होगा। क्योंकि करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या कहता है? वो ये कहता है काम करिए, पैसा कमाइए, खाना खाइए, कपड़े पहनिए, जो आपको करना है करिए। काम करिए, सैलरी लीजिए, यूज़ करिए। करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम तो ये कहता है। करंट कैपिटलिस्ट सिस्टम ये तो नहीं कहता कि काम मत करो, हम आपको पैसा देंगे। तो उसके लिए तो आपको कुछ नया लेके आना पड़ेगा ना, कुछ नया इकोनॉमिक सिस्टम लेके आना पड़ेगा, जो कैपिटलिज़्म से थोड़ा अलग होगा। क्या उसके लिए दुनिया तैयार है? अब तैयार है, नहीं है, वो तो सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा ल ह्यूमन रेस जब से पैदा हुई है, होमो सेपियंस, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बिना काम करे आपको पैसा मिलेगा, बिना काम करे आपको टाइम मिलेगा। क्योंकि इंसानों ने यही देखा है पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में, जब भी हम लोगों ने जितना भी काम किया है, कि काम करोगे तो सर्वाइव करोगे, काम नहीं करोगे तो नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है ह्यूमन रेस में, बिना काम करे भी आप सर्वाइव कर सकते हो, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसमें होगा क्या? इसमें आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम मिलेगा। हर किसी को सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। आपको काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें एक नया इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेज़ेंट सिस्टम में तो ये सब नहीं होने वाला है। और इसकी कुछ-कुछ झलक नज़र भी आ रही हैं।
जैसे भी देशों में अगर आप किसी कंट्री में जाओगे, अगर आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हो तो सरकार आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अलाउंस देती है। काम मत करिए, सरकार की तरफ से पैसा मिल ही रहा है। एजुकेशन आपके बच्चों को फ्री मिल रही है, आपके घर रहने के लिए रेजिडेंशियल जो है घर आपको सरकार दे रही है। ऐसा हो भी रहा है धीरे धीरे, और आने वाले समय में और ज्यादा एक्सपेंड होगा, ऐसा इनका कहना है। अब इसके अंदर 50 साल लगे, 70 साल लगे, 100 साल लगे, 150 साल लगे, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन दैट इज गोइंग टू द फ्यूचर। लेकिन बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़ा होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि भाई कौन इस चीज को डिसाइड करेगा कि किसको कितना पैसा मिलेगा। यस, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना काम मशीनें करेंगी, कितना काम मशीनें नहीं करेंगी। ये कौन डिसाइड करेगा कि करंट जो हमारी कंजम्पशन है उसके हिसाब से सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, को किसको कितना पैसा मिलेगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से, ये कौन डिसाइड करेगा। प्रेजेंट जो हमारा सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम, उससे तो बहुत इनइक्वालिटी आई है। बिलीनियर्स और बिलीनियर्स हो गए, गरीब आदमी तो है वो गरीबी होता चला जा रहा है। तो ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये कैसे, क्या फ्यूचर में भी इनकम इनइक्वालिटी होगी या सब बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है कुछ सोचने वाली बातें हैं। देखिए, लेकिन एक बात तो पक्की है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेवोल्यूशन को वापस नहीं कर सकते। जो आ गई है साइंस एडवांसमेंट वो आएगी, आपको इसके साथ ही एडजस्ट करना है। आप ये नहीं कह सकते कि इस प्रोजेक्ट को बंद करिए, जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दो, आने वाले समय में ये होगा वो होगा, जॉब लॉस होगा। जॉब लॉस तो ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन नई जॉब्स भी तो क्रिएट हो रही हैं। जब कंप्यूटर दुनिया में आए थे तो उससे पहले काम कुछ और तरीके से होता था। कंप्यूटर्स ने आके पूरा डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम, 10-10 15-15 लोगों का काम एक कंप्यूटर करने लगा। लेकिन हम लोगों ने उसको भी एडजस्टमेंट किया, है ना। तो इंटरनेट जब आया उससे कितनी जॉब चली गई, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ भी एडजस्ट किया। तो ह्यूमन रेस की बहुत ब्यूटी होती है ये, सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं सिचुएशन के साथ। तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो डिस्टरबेंस आएगा उसके साथ भी हम लोग को एडजस्ट करके चलेंगे, ये बात पक्की है। चलिए जी, तो एडिटोरियल है आज का, विद द लिटिल हेल्प फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे कई तरह के ग्रिड की बात होती है। जैसे हमारा एक नेशनल ग्रिड है, जहाँ पे बिजली वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, बिजली पैदा होती है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कंज्यूम करते हैं, राइट। ये हमारा पूरा नेशनल ग्रिड का सिस्टम होता है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें। पेरिस के अंदर जो हम लोगों ने 2070 में या 2050 में जो हम लोगों ने नेट जीरो अचीव करने की बात कही थी वो भी अचीव करें। हर कंट्री अपनी अपनी हिसाब से पॉलिसी बनाए, और उस में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आता है। क्योंकि मेजर जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप नेचुरल गैस का यूज कर रहे हो, कोल वगैरह का यूज कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में रेवोल्यूशन आके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनी ग्रिड बना सकते हैं। दुनिया में 90% लोगों के पास आप ये मान के चलिए कि इस समय इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस है। जो 10% लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस नहीं है, इसमें से ज्यादातर लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। और वहां पे ना तो नेशनल ग्रिड है, बिजली की तारें नहीं है, वहां पे बिजली को दूर दूर से कोई नाता नहीं है। तो ऐसे एरियाज में हम लोग माइक्रो ग्रिड बना सकते हैं, जिसे आइसोलेटेड ग्रिड भी कहते हैं। ये एक तरह से एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसा होता है। ये जो ग्रिड होगा ये लोकलाइज जो कस्टमर होंगे उनकी नीड्स को पूरा करेगा, और जो नेशनल ग्रिड होता है उससे किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं होगा। क्योंकि नेशनल ग्रिड तो वहां पे पहुंचा ही नहीं है, वो तो इंडिपेंडेंट एरिया है, कहीं जंगलों में है, दूर दूर दराज के एरिया में है। तो वहां पे आप एक छोटा ग्रिड बना सकते हो लोकल लोगों के लिए, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, उसकी स्टोरेज हो और उसको लोकल लोग यूज कर सकें। ये बेसिकली इसका पर्पज है। तो इनका ये कहना है बड़े बड़े ग्रिड मत बनाओ भाई, छोटे ग्रिड से काम अगर चल सकता है तो उसको डेफिनेटली चलाएं। इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस बढ़ेगा रिमोट एरियाज में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की स्पेशली बात कर रहा है। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस मिनी सोलर ग्रिड का फायदा क्या होगा। जो छोटे छोटे ग्रिड हम लोग बनाएंगे, 10 किलोवाट, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट का। तो होता क्या है, जो दूर दराज के एरिया होते हैं लोग वहां भी आज भी कैरोसिन डीजल वगैरह का यूज कर रहे हैं, लकड़ी जला के खाना पकाते हैं वहां पे आज भी लोग। जो गोबर के उपले होते हैं उनका यूज किया जाता है। अब इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज ही रिलीज होती हैं, हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो जब सोलर ग्रिड से आपके घर में बिजली पहुंचेगी तो ऑफकोर्स इससे एयर पोल्यूशन कम होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपकी जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अब देखिए, जहाँ पे बिजली नहीं है तो सीधी सी बात है, वहाँ पंखे भी नहीं होंगे, कूलर भी नहीं होंगे,
एसी भी नहीं होंगे, बिजली से चलने वाली कोई भी चीज नहीं होगी, अब मोबाइल फोन भी नहीं होंगे क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी ही से ही चार्ज होते हैं। तो वहां की सोसाइटी कितनी बैकवर्ड चली गई है जस्ट बिकॉज वहां पे बिजली नहीं है। तो वहां पे प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो गया होगा। और सोच के चलिए, आप लोग सिर्फ लाइट की रोशनी में काम कर सकते हो, सूरज की रोशनी में काम कर सकते हो। जैसे ही 5 बजे 6 बजे 7 बजे सनसेट होता है आपको सब कुछ बंद करना पड़ता है। आप काम ही ठीक कर सकते क्योंकि बिजली नहीं है, आप देख नहीं सकते। तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो लोकल बिजनेस वहां पे बंद हो जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी वहां पे पहुंचेगा तो जो लोकल बिजनेस है वो शाम को 8 9 10 बजे तक भी ओपन रह सकते हैं। काम ज्यादा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, नई नई एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होंगी। क्योंकि अब लोग पहले लोग 7 घंटे काम करते थे, 8 घंटे काम करते थे, अब लोग 15 घंटे काम कर सकते हैं, अलग अलग शिफ्ट में काम कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जब इस तरह की चीजें होंगी तो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगा, कुछ नए लोग नए आइडियाज लेके आएंगे, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आएंगी वहां पे, राइट। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, बच्चे रात को पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, तो चिल्ड्रन एजुकेशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। और हेल्थ वर्कर्स को बड़ा बेनिफिट हो जाएगा भाई। अब वो होता क्या है वहां पे, हॉस्पिटल के अंदर जनरेटर्स होते हैं, और बहुत ज्यादा तो बहुत बार वो भी नहीं होते हैं जनरेटर्स। तो किसी को ऑपरेशन करना हुआ है, हॉस्पिटल में बिजली नहीं है, वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी अगर वहां पे हम लोग छोटे ग्रेड बना के बिजली डेफिनेटली पहुंचाएंगे, राइट। और कैरोसिन वगैरह जो लैंप कैंडल्स वगैरह होती है, इस पे फालतू का खर्चा होता है, वो तो ऑफ कोर्स कम ही वो कम होगा ही। इंडोर पोल्यूशन जो होता है वो कम होगा, ओवरऑल पोल्यूशन यहाँ पे कम होगा। उसके अलावा जो हमारा एनडीसी का टारगेट है, जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, जो इंडिया का है 2070 में नेट जीरो अचीव करने का। तो हर कंट्री अपने अपने एनडीसी को अचीव कर सकते हैं, खासकर अफ्रीकन कंट्री की यहाँ पे बात कर रहा है। लेकिन हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो एक फाइनेंशियल जो 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 दिक्कतें हैं इस चीज के अंदर, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल सोलर फैसिलिटी बनाया था। जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था 2015 के अंदर, उसी के अंदर हम लोगों ने एक ग्लोबल फैसिलिटी भी बनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि 2030 तक $12.5 ट्रिलियन हम लोग सोलर एनर्जी को लेके इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसका 10% से भी कम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन आइडिया यही था कि हम लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे और शायद करेंगे भी। अभी अभी इंडिया ने $25 मिलियन इसके लिए दिया है, अमेरिका ने $50 मिलियन इसके लिए दिया है। तो शायद उस चीज में हम लोग काम करें। लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे नहीं होगा, क्वालिटी पे भी हम लोग फोकस करेंगे। मतलब जो बिजली हम लोग पहुंचाएंगे सोलर सिस्टम से, वो हर उस इंसान को पहुंचनी चाहिए जो कि अपनी सोसाइटी में बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे है। सिर्फ अमीरों को ना पहुंचे ऐसा नहीं है, सबको पहुंचनी चाहिए। तो ये इसका बेसिकली पूरा पर्पस था जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि G20 में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है कि भैया पैसे वैसे दो। कुछ कंट्री ने कहा है देंगे, कुछ ने कहा है नहीं देंगे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे डाला है क्योंकि पुराना कंटेंट है, थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बेसिकली जो है इसको लॉन्च किया था पेरिस कन्वेंशन के तहत। हालांकि इसकी लॉन्च थोड़ा पहले हो चुकी थी अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग में, लेकिन ऑफिशियल तौर पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम लोग COP 21 से ही जोड़ के देखते हैं। तो मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इनको मिलके किया था। अभी 114 मेंबर हैं इसके अंदर। तो ये कुछ 1000 जो है मतलब ग्रुप ऑफ 1000 भी इसको कह सकते हो, टूवर्ड 1000 स्ट्रेटेजीज को कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या करना है, 1000 मिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी देनी है, $1000 बिलियन उसको हम लोगों ने पैसे का जुगाड़ करना है, 1000 गीगावाट की सोलर एनर्जी हम लोगों ने कैपेसिटी बनानी है, 1000 मिलियन CO2 के एमिशन को हम लोगों ने कम करना है। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है इसको, 1000 स्ट्रेटेजी। एग्जाम में क्वेश्चन वो सीधा पूछेगा आपसे दैट द टर्म टूवर्ड्स 1000 स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लाइमेट चेंज, सोलर अलायंस, बायोडाइवर्सिटी, ऐसे सवाल पूछता है आपसे वो। तो थोड़ा आपने याद रखना है। ठीक है जी, चलो बस आज के लिए इतना ही है। कुछ एडिशनल आर्टिकल ही हमारे पास हैं, आप इनको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।